हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे। हम लोग देख रहे थे नाइट्रोजन फैमिली या फिर 15 समूहों के तत्व के बारे में, उसी का भौतिक गुण तक देखे थे। अब आज देखना है नाइट्रोजन फैमिली के रासायनिक गुण कौन कौन से रहते हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले आता है ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो समूह 15 के तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कल देखे थे, तो उसमें था NH2 और NP3। समूह 15 के तत्व इस प्रकार के आउटर जो ऑर्बिटल रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP3 होता है। तो इसी कारण से इनकी जो संभावित ऑक्सीकरण अवस्था है +3, अगर इन तीनों इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो +3 हो जाएगा। अगर पांचों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या दान करेगा दूसरे को तो +5 हो जाएगा। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से अपना ग्रहण करेगा और ग्रहण करके इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा तो वहां पे -3 उसका ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है उसके जितने भी यौगिक पाए जाते हैं उसमें -3 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलता है। और इनका जो आकार होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस का, उनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा होता है और आकार छोटा रहता है, इसलिए ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन दान नहीं करते हैं, बल्कि छोटा आकार और विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। और जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं ये दोनों -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद उसके जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड और फास्फाइड का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये Mg3N2 या Mg3P2 प्रकार के यौगिक बनाएंगे जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या होता है, -3 रहता है। Mg3N2 या फिर Mg3P2 बनाते हैं तो इसमें जब देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था का मान तो इसके लिए -3 ऑक्सीकरण अवस्था इसमें देखने को मिलती है। यह हो गया, इसमें -3 ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों का रहेगा। उसी प्रकार से जो नीचे पाए जाते हैं तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस के नीचे, उनमें वह प्रवृत्ति कम रहती है, माने कि उनका आकार बढ़ता जाता है और विद्युत ऋणात्मकता की प्रकृति कम होती है, जिसके कारण वे धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। फास्फोरस और उसके आगे के जो तत्व हैं +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें रहती है और नीचे जाने पर जो +5 ऑक्सीकरण अवस्था है वह अधिक स्थायित्व नहीं होता है, स्थायित्व उसका घटता जाता है। माने कि इस 3 इलेक्ट्रॉन को ही ज़्यादातर ये त्यागते हैं और +3 ऑक्सीकरण अवस्था इसमें ज़्यादातर पाई जाती है। यहाँ पे जो +5 ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि जब समूह में जब नीचे जाते हैं तो क्या होता है, NH2 इलेक्ट्रॉन, माने कि इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अक्रियता बढ़ती जाती है, माने वो सक्रिय नहीं रहते हैं, अक्रिय होते जाते हैं, क्योंकि उस पर अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म इसको कहा जाता है NH2 को, क्योंकि ये अक्रिय रहते हैं तो अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म भी इसको बोलते हैं। और इसमें से केवल 3 इलेक्ट्रॉन जो बाहर पाए जाते हैं उनका निकलना संभव रहता है, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था इसमें ज़्यादातर पाया जाता है। और अक्रिय युग्म प्रभाव इसको बोलते हैं। NH2 के इलेक्ट्रॉनों के कारण जो भी प्रभाव पड़ता है उसको अक्रिय युग्म प्रभाव बोला जाता है। इसलिए ज़्यादातर देखेंगे
तो BiCl3 बनता है, लेकिन BiCl5 अणु नहीं बन पाता है। यहाँ पे और PCl3 बनता है, PCl3 होना चाहिए, और PCl5 अणु भी फास्फोरस पेंटाहैलाइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये सब इसमें बनता है। और Bi जो Cl5 है, इसका अस्तित्व नहीं रहता है। दूसरा देखेंगे तो विषमानुपाती अपघटन अभिक्रियाएं। उसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन है उसमें +1 से +4 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, और यह अम्लीय जो माध्यम रहता है उसमें विषमानुपाती अपघटन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। मान लीजिए जिसमें अपघटन अभिक्रिया होगी लेकिन अलग अलग अनुपात में या फिर विषम अनुपात में होगी, तो वह कहलाएगा विषमानुपाती अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि नाइट्रस अम्ल का जब अपघटन होता है तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस ऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो फास्फोरस है वह भी माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था में -3 से -+ तक अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में विषमानुपाती अपघटन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो नाइट्रस अम्ल है HNO2 नाइट्रस अम्ल HNO2 यह नाइट्रस अम्ल ये इधर बनाता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल +NO +H2O। तो इस प्रकार से क्रिया जब प्रदर्शित करता है तो इसका 3 अणु इधर लिया जाता है और यहाँ पे इसके 2 अणु रहते हैं। तो 3 नाइट्रस अम्ल जब लिया गया है तो 3 ठो नाइट्रिक अम्ल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही ठो नाइट्रिक अम्ल बनता है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है, और यहाँ पे इसका पाया जाता है +5 ऑक्सीकरण अवस्था। अब यहाँ पे सीख जाओ कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। यहाँ पे +5 है, ये कैसे पता चला? ये निकालने के लिए करते हैं, अगर हमको नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, हमको नहीं पता यहाँ पे +5 है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको X मान लेते हैं नाइट्रोजन को। अब इधर इधर हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है 1 रहता है, +1 हमेशा, और ऑक्सीजन का -2 रहता है। तो 3 ठो ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 3 × -2 बराबर, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखाएगा। अगर चार्ज रहता है तो उसको इधर लिखते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस ये क्या हो गया x हुआ, प्लस ये 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे माइनस चार्ज है तो -6 = 0। अब इसको फिर सोल्व करेंगे तो x प्लस -6 में +1 करेंगे तो यहाँ पे -5 बचेगा बराबर 0। अब x बराबर करेंगे तो ये -5 उधर चल देगा और क्या हो जाएगा +5। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना आएगा +5, और यहाँ पे क्या था +3 था। यहाँ भी उसी प्रकार से निकाल लेना तो पता चल जाएगा कैसे निकलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 ठो नाइट्रस अम्ल लिया गया, पर यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल कितना बना है 1 ठो बना है, और इधर से नाइट्रस ऑक्साइड और H2O बन गया। तो इस प्रकार की जो अपघटन अभिक्रिया उसमें नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों में पाई जाती है, जो विषम अनुपाती अपघटन क्रिया कहलाता है। अब तीसरा देखेंगे अधिकतम सहसंयोजकता। तो जो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन को हम लोग कैसे लिखते हैं NH4+।
नाम लिखाएगा तो ये कहलाता है अमोनियम, और यहाँ पे प्लस चार्ज है तो आयन। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है 4 रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो इसकी संयोजकता का मान क्या होता है, 4 रहता है यहाँ पे। और नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, नाइट्रोजन पे हमेशा लोन पेयर पाया जाता है, तो ये जो लोन पेयर है दाता का काम करेगा, माने कि दान करने का काम करता है। और जो अमोनियम आयन है उसके नाइट्रोजन पे इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp3 संकरण पाया जाता है। तो 3 और 1 4 कक्षक बनते हैं, 4 संकरित कक्षक बनेंगे और उन चारों संकरित कक्षक पे 4 हाइड्रोजन का अतिव्यापन होगा और अमोनियम आयन का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से जो अन्य तत्व हैं जैसे फास्फोरस, एंटीमनी, इन सब में क्या पाया जाता है, डी ऑर्बिटल भी पाया जाता है। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है, 7 होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2, 2s2 और 2p3। यहाँ पर डी ऑर्बिटल इसमें एब्सेंट रहता है क्योंकि अधिकतम 2p में इलेक्ट्रॉन इसका खत्म हो रहा है। लेकिन इसी फैमिली के जो नीचे पाए जाते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उन सब में डी ऑर्बिटल पाया जाता है, जिसके कारण ओ sp3d2 या फिर d2sp3 प्रकार के संकरण उनमें हो सकता है जिसमें डी ऑर्बिटल पाया जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं रहता है, इसलिए यह केवल sp3 संकरण ही प्रदर्शित करता है। तो यह हो गया। तो इसमें जिसमें डी ऑर्बिटल पाया जाता है उसमें 6 ठो सहसंयोजक वाले यौगिक बन सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है, इसलिए केवल यह 4 सहसंयोजकता वाले यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कि एंटीमनी जो रहता है SbOH6 और माइनस, इस प्रकार से यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ पे एक एंटीमनी है, इससे 6 ठो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सा संकरण हुआ होगा, sp3d2 संकरण इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे 6 संकरित कक्षक बनेंगे और 6 OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ सकता है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल था। लेकिन नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं था, इसलिए केवल यहाँ पे sp3 संकरण ही पाया जाता है। अब बहुबंधता एवं रासायनिक क्रियाशीलता। बहुबंधता का मतलब क्या होता है, बहुत सारी बंधन की प्रकृति जिसमें पाई जाएगी वो बहुबंधता कहलाता है। तो जो समूह 15 के तत्व हैं वो क्रियाशीलता के मामले में बहुत अधिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, और अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण जो नाइट्रोजन होता है वह नाइट्रोजन गैस अक्रिय रूप से N2 के रूप में पाया जाता है, और इसकी अक्रियता का जो कारण होता है अणु में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 ठो बंध पाया जाता है, जिसके कारण जो N2 के रूप में नाइट्रोजन रहता है वह अक्रिय होता है, और इसकी यहाँ पे जो बंध की ऊर्जा पाई जाती है बहुत अधिक पाई जाती है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। तो ज़्यादा बंध ऊर्जा के कारण भी इसकी क्रियाशीलता कम रहती है। उसी प्रकार जो फास्फोरस रहेगा उसकी परमाणुकता 4 होती है, माने कि P4 के रूप में पाया जाता है फास्फोरस। 4 ठो परमाणु पाया जाता है एक ठो अणु में, और उसकी संरचना को देखेंगे तो इस प्रकार से चारों फास्फोरस जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से उसकी संरचना पाई जाती है, और उसमें बंध कोण यहाँ पे 60 डिग्री का बनता है। तो इस प्रकार से अगर sp3 संकरण किसी में होता है, फास्फोरस में 3 ठो संयोजकता अगर पाई जाएगी, और sp3 संकरण अगर इसमें होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल 60 डिग्री का कोण ही बनता है। अगर नाइट्रोजन को देखेंगे तो उसमें 2 परमाणु के बीच में
एक तो सिग्मा बंध रहता है, ये बीच वाला सिग्मा बंध है, और ऊपर वाला क्या रहता है, 2 ठो पाई बंध रहता है। और यह पाई बंध पी पाई प्रकार का पाई बंध पाया जाता है। तो इसमें जो है फास्फोरस में पी पाई बंध फास्फोरस में भी पाया जाएगा। और ऐसे जो यौगिक रहते हैं उसमें PO3 जैसे कि PO3 इसमें फास्फोरस में भी पाई बंध पाया जाएगा, और वह पाई बंध पी पाई प्रकार का होगा। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक क्रियाशीलता और एक से अधिक प्रकार के बंध बनाने की क्षमता या फिर बहुबंधता। अब बंधों की प्रकृति अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन में देखते हैं तो नाइट्रोजन में sp3 संकरण होता है, और उसमें जो आकृति रहेगी पिरामिडी प्रकार की आकृति बनती है। नाइट्रोजन का देखेंगे संकरण उसमें तो परमाणु क्रमांक होता है 7, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। जब इसको नहीं लेंगे, केवल आउटर ऑर्बिटल को लेते हैं संकरण के लिए, तो यह है 2s, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ जाएगा 2p, और इसमें आ जाएगा 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों में एक एक भराएगा आपबाउ के नियम अनुसार। उसके बाद यहाँ पे इस s और इन तीनों p में संकरण होगा इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे sp3 संकरण। अब जो संकरित कक्षक बनता है नाइट्रोजन केंद्र में रहेगा, और 3 ठो इसका संकरित कक्षक बनेगा, 3p और 1 4 कक्षक संकरण में भाग लिए हैं तो 4 ठो संकरित कक्षक बनेगा। अब 3 ठो में एक ठो इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और 1 ठो में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लोन पेयर के रूप में 2 ठो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पे लोन पेयर को अगर नहीं देखते हैं तो इसकी जो आकृति रहती है वह पिरामिडी प्रकार की आकृति पाई जाएगी, और अगर लोन पेयर को देखेंगे तो चतुष्फल की आकृति पाई जाती है। यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, और बंध कोण का मान 107 डिग्री हो जाता है। और इसमें sp3 संकरण है, तो यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए बंध कोण, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होता है जो बेस्पर थ्योरी के अनुसार होता है, और बंध कोण का मान 107 अंश हो जाएगा, और इसकी जो आकृति है वो पिरामिडी प्रकार की आकृति पाई जाएगी। तो यह है नाइट्रोजन का संकरण वाला स्वरूप। अब देखेंगे हाइड्राइडों के अभिलक्षण। तो यहाँ पे बेस्पर सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में विकर्षण जो होता है वह बॉन्ड पेयर विकर्षण की तुलना में कम होगा, ज़्यादा होगा। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में विकर्षण, इन दोनों के बीच में विकर्षण होगा जिसके कारण इसको फैलना चाहिए, लेकिन इन दोनों में भी विकर्षण होता है तो इधर से भी फैलेगा और इधर से भी फैलेगा, तो इधर का फैलाव ये इसका मान ज्यादा रहेगा, तो इधर झुक करके बंध कोण इतना ना होकर के थोड़ा सा और छोटा हो जाता है और 107 अंश का हो जाता है यहाँ पे। अब देखेंगे हाइड्राइडों के अभिलक्षण। तो जो हाइड्राइड रहते हैं वह सहसंयोजक प्रकृति के पाए जाते हैं, और दूसरा जो भी हाइड्राइड बनाएंगे नाइट्रोजन फैमिली के तत्व जो हाइड्राइड बनाते हैं वह सहसंयोजक प्रकृति के रहेगा और रंगहीन गैस के रूप में रहता है। जो हाइड्राइड रहते हैं उनका स्थायित्व ऊष्मा के प्रति जो स्थायित्व है ऊपर से नीचे जाने पर उनका स्थायित्व का मान घटता जाता है। माने कि जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और सबसे नीचे रहता है बिस्मथ, तो बिस्मथ का हाइड्राइड सबसे कम स्थायी होगा, क्योंकि ताप को बढ़ाएंगे तो ये अपघटित होते जाएंगे और नीचे की ओर आने पर अपघटन की दर बढ़ती जाती है। तीसरा देखेंगे क्वथनांक।
तो जो जैसे जैसे अणु का भार बढ़ता जाता है, ऊपर से नीचे आते जाते हैं, तो अणु का भार बढ़ता जाता है, जिसके कारण उनका क्वथनांक का मान भी बढ़ता जाता है। तो जो अमोनिया है वह नाइट्रोजन का हाइड्राइड है और इसमें अमोनिया का जो क्वथनांक है बहुत ज़्यादा होता है और यह जो है हाइड्रोजन बंध अमोनिया में पाया जाता है। इसी कारण से हाइड्रोजन बंध के कारण उसमें संगुणन पाया जाएगा और इसके क्वथनांक का मान ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि उसमें वंडर वाल बल और हाइड्रोजन बंध दोनों कार्य करेंगे। अगला देखते हैं हाइड्राइड के गुण में, तो रहता है क्षारीय गुण। तो जो सभी हाइड्राइड रहते हैं, क्षार किसको बोलेंगे? जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो दान करता है उसको बोलते हैं, जो H+ आयन दान करता है उसको अम्ल बोलते हैं, और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा उसको क्षार बोलेंगे। तो जो जितना ज़्यादा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा उसकी क्षारकता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा और फास्फोरस से फास्फिन बनेगा और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब के जो हाइड्राइड रहेंगे उसके लिए क्षारीय प्रबलता का क्रम जो पाया जाता है NH3, फिर आता है PH3, फिर आएगा ASH3, फिर आएगा एंटीमनी का हाइड्राइड और लास्ट में आता है बिस्मथ का हाइड्राइड। तो यहाँ पे अमोनिया की जो क्षारकता है वह अधिक रहती है और जैसे जैसे अणु का आकार बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता जाएगा और क्षारकता का मान भी कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षारीय होगा अमोनिया के हाइड्राइड का नाइट्रोजन के हाइड्राइड का होगा, माने अमोनिया सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा और सबसे कम क्षारीय जो है बिस्मथ है और यह लगातार ऐसे घटते हुए जाता है। अब अपचायक गुण देखेंगे तो जो हाइड्रोजन मुक्त करने की क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी वह प्रबल अपचायक कहलाएगा। तो जो नाइट्रोजन NH3 रहता है, ये NH3 सबसे दुर्बल प्रकार का अपचायक रहेगा और यह बिस्मथ सबसे प्रबल प्रकार का अपचायक रहता है, क्योंकि BiH3 में इसका आकार बड़ा होता है और आकर्षण इसमें कम पाया जाएगा, जिसके कारण ये आसानी से हाइड्रोजन को दान करता है। और यहाँ पे BiH जो बंद रहता है, B को हम लोग मेटल से भी प्रदर्शित करेंगे, तो MH जो बंद का मान रहता है वो दुर्बल रहता है, जिसके कारण ये आसानी से टूट जाएगा और हाइड्रोजन को मुक्त करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। उसके बाद अगर विलेयता देखेंगे तो अमोनिया जो है यहाँ पे NH3 जल में अत्यधिक विलेय रहता है, क्योंकि यह जो रहता है जल में हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है जल के अणु के साथ मिलकर के। उसी प्रकार जो अन्य हाइड्राइड रहते हैं, ये सब जो हाइड्राइड हैं ये हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता कम होती है या नहीं होती है, जिसके कारण जल में अविलेय रहते हैं। हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता अगला गुण है। तो जो समूह 15 के तत्व होते हैं वो हैलोजन किसको बोलते हैं? एक से प्रदर्शित करते हैं हैलोजन को। इसके अंतर्गत क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ये सब आता है। तो हैलोजन बोलेंगे तो ये सब आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ये हैलोजन है और ये सब उसमें आते हैं। तो 15 के तत्व हैलोजन के साथ सीधी सीधी अभिक्रिया करके ट्राई हैलाइड का निर्माण करते हैं। ट्राई हैलाइड का जब निर्माण करेंगे तो वहाँ पे सहसंयोजी प्रकार के बंध बनता है और ये ट्राई हैलाइड सहसंयोजी प्रकार के होते हैं। अगर ट्राई हैलाइड को देखेंगे तो इसमें आता है NCl3, NBr3
3 ये 15 का तत्व है नाइट्रोजन और यह हैलोजन, तो ये ट्राई हैलाइड, ये ट्राई ब्रोमाइड, ये ट्राई क्लोराइड कहलाएगा। इसी प्रकार से जो फास्फोरस रहता है वह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनाता है। जब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि NCl3 बनता है लेकिन NCl5 क्यों नहीं बनता, और इसी में आता है PCl3 बनता है और PCl5 भी बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि PCl3 बनता है और PCl5 भी बनता है, लेकिन NCl3 ये बनता है और NCl5 नहीं बनता है। इसका कारण क्या है? तो नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें sp3d2 संकरण नहीं पाया जाएगा, और NCl5 बनने के लिए sp3d2 संकरण होना जरूरी है। तभी यहाँ पे sp3d संकरण होना जरूरी है, तभी यहाँ पे 3 एक 4 और 5 संकरित ऑर्बिटल बनेंगे और 5 क्लोराइड उससे जुड़ेगा। तो इसमें d ऑर्बिटल नहीं रहता है नाइट्रोजन में, तो sp3d संकरण नहीं होता है और NCl5 इसमें नहीं बनता है। लेकिन जो फास्फोरस है उसमें 3d ऑर्बिटल पाया जाता है, जिसके कारण इसमें sp3d संकरण होता है, और sp3d संकरण होने के कारण 3 एक 4 और एक 5 संकरित कक्षक बनेंगे फास्फोरस के, और इसमें के 5 संकरित कक्षक से 5 क्लोरीन परमाणु अतिव्यापन करके PCl5 का निर्माण करते हैं। तो उसकी जो संरचना रहेगी इस प्रकार से बनती है। यह त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना इसको बोला जाता है। यह त्रिकोणीय और यह द्विपिरामिडीय संरचना इसमें पाया जाता है। अब देखेंगे ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता या फिर ऑक्साइडों का बनना। तो जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। एक बनता है ट्राई ऑक्साइड और एक बनता है पेंटा ऑक्साइड। तो 2 प्रकार के जो ऑक्साइड बनते हैं उसमें M2O3 और M2O5 2 प्रकार के ऑक्साइड बनता है। पहले में 3 ऑक्सीजन जुड़ता है, दूसरे में 5 ऑक्सीजन, और इस M के जगह में नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी तत्व यहाँ पे M के जगह में आ सकता है। तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु के साथ p बंध बना सकता है नाइट्रोजन। इसी कारण नाइट्रोजन जो रहता है कई प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उसमें N2O, NO, N2O5 और N2O3, N2O4 इस प्रकार से कई प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार जो फास्फोरस रहता है P4O6 और P4O8 और P4O10 प्रकार से ऑक्साइड बनाएगा, और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ भी अनेक प्रकार के ऑक्सीजन के साथ यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें जो समूह रहता है नाइट्रोजन फैमिली में, ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में, तो ऑक्साइडों का जो स्थायित्व रहता है, स्टेबिलिटी रहता है, वो घटता जाता है। माने कि नीचे बिस्मथ के जो यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबिन और बिस्मथ इधर से इधर आएंगे ऊपर से नीचे, तो ऑक्साइडों का स्थायित्व घटता जाता है, और जो बिस्मथ का ऑक्साइड है वो सबसे कम स्थायी रहेगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सबसे ज़्यादा
स्थायी रहते हैं। तो जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज़्यादा होगी या +5 ऑक्सीकरण संख्या जो दर्शाएंगे, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O5, वह बिस्मथ का ऑक्साइड बिस्मथ बनाएगा Bi2O5 और नाइट्रोजन बनाएगा N2O5। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्साइडों का स्थायित्व घटता हुआ जाता है। तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था इसमें भी और +5 ऑक्सीकरण अवस्था उसमें भी है। तो बिस्मथ का जो ऑक्साइड रहता है Bi2O5 इतना ज़्यादा अस्थायी रहता है, माने कि ये बहुत ज़्यादा अस्थायी रहेगा, इसलिए इसको बनाया जाना भी संभव नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो NH2 का अक्रिय युग्म प्रभाव पड़े थे या निष्क्रिय युग्म प्रभाव पड़े थे, वो यहाँ पे पूरा काम करता है और ये जो ऑक्साइड है ये ज़्यादा स्थायी वाला रहेगा और ये अस्थायी वाला रहता है। उसके बाद धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। तो जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं वो धातु के साथ संयोग करके द्विअंगी प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। माने कि एक तो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर रहेगा तत्व और दूसरा कोई धातु रहेगा, तो दो प्रकार के नाइट्रोजन परिवार और धातु मिलकर के द्विअंगी प्रकार के विलयन बनाएंगे और इनमें 3 या +3 ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों की पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। तो नाइट्रोजन का आकार बहुत छोटा, नाइट्रोजन जो है अपने फैमिली के इन सब की अपेक्षा या कुछ हट करके असामान्य रूप से व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिसके कई कारण होते हैं। पहला, सबसे छोटा आकार होता है नाइट्रोजन का, उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान बहुत ज़्यादा होता है और उसमें आयनन ऊर्जा का मान भी ज़्यादा पाया जाता है। उसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है या अनुपस्थित रहता है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है जो कि स्थायी प्रकार का होता है। इन सब के कारण नाइट्रोजन का जो परिवार है, नाइट्रोजन का जो व्यवहार है, वह अपने फैमिली के अन्य मेंबर की तुलना में असामान्य रूप से रहता है। अब इस प्रकार के असामान्य व्यवहार के कारण जो नाइट्रोजन के गुणों में जो प्रभाव पड़ता है वह है, पहला, जो नाइट्रोजन सामान्य ताप पर गैस रूप में पाया जाता है, लेकिन इसके जो अन्य मेंबर हैं वो ठोस रूप में पाए जाते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन जो है 5 संयोजी यौगिक जैसे कि NCl5, NBr5, Ni5 इस प्रकार से 5 संयोजी यौगिक नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें p-pi बंध बनना p-pi-d-pi बंध बनना इसमें संभव नहीं रहता है। और p-pi बंध बनाने के कारण p-pi बंध बनेगा तो इसमें N2 अणु बनता है। जो N2 अणु रहता है उसमें p-pi प्रकार का बंध पाया जाता है, लेकिन जो अन्य तत्व है उसमें p-pi प्रकार का बंध इन सब में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसमें N2 जैसे कोई भी यौगिक और नहीं बनता है। अब जो नाइट्रोजन है वह संकुल यौगिक नहीं बना सकता। संकुल यौगिक कहने का मतलब है कि जो बड़े ब्रैकेट में जो भी यौगिक आते हैं उसको संकुल यौगिक या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से संकुल यौगिक नाइट्रोजन नहीं बना सकता, क्योंकि इसका सामान्य व्यवहार अपने ग्रुप की तुलना में रहता है और अन्य तत्वों की जो तुलना में नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बंध पाया जाता है जो कि स्थायी रहता है, तो ये निष्क्रिय रहेगा, स्टेबल हो जाएगा। नाइट्रोजन में जब ये NH3 बनाता है, जब ये NH3 बनाएगा तो हाइड्रोजन बंध इसमें बनने की संभावना पाई जाती है, इसलिए जो इसमें जल के साथ
H2O के साथ हाइड्रोजन बंध बनेगा और स्टेबल रहेगा, और इनके जो हाइड्राइड रहते हैं उसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाई जाएगी। और अमोनिया जो रहता है NH3, उसको सरलता से द्रवित किया जा सकता है क्योंकि वह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, तो जल में जल्दी घुल जाएगा और द्रव रूप में आ जाता है। और जो नाइट्रोजन है N3-, जो नाइट्रोजन रहता है N3- के रूप में भी पाया जा सकता है और N3- के रूप में बन सकता है। और फास्फोरस जो रहेगा उसमें P3- बनाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम पाई जाती है, और अन्य जो तत्व हैं उसमें 3- बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन में 3- बनाने की प्रवृत्ति बन सकता है, पाई जाती है। तो यह था नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार के कारण गुणों में परिवर्तन। अब अगली क्लास में देखेंगे नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक।